सोशल मीडिया पर बहुत झूठ फैलाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 19 मई के स्ट्रे डॉग्स वाले ऑर्डर को लेकर। बहुत से एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स इस ऑर्डर को एक बैलेंस्ड ऑर्डर बता रहे हैं, एक अच्छा ऑर्डर बोल रहे हैं। अब हमने ये ऑर्डर पूरा पढ़ा है, लाइन बाय लाइन पढ़ा है, और सच ये है कि डॉग्स के लिए ये ऑर्डर मौत का फरमान है। ऐसे फरमान 11 अगस्त 2025 से आ रहे हैं और डॉग्स लगातार सफर कर रहे हैं, मर रहे हैं। जब भी कभी स्ट्रे डॉग्स के लिए कोई मूवमेंट खड़ा होने वाला होता है तो कुछ लोग गुड न्यूज का वायरस फैलाते हैं और मूवमेंट मर जाता है। अब देखिए, ऐसा है कि 19 मई को आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन के लिए डेथ सेंटेंस लिख दिया गया है। एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स के ढेर सारे लोग एक बार फिर गुड न्यूज और ये तो बैलेंस्ड ऑर्डर है वाला वायरस फैला रहे हैं। दुख की बात यह है कि इस देश की आम एम्पैथेटिक जनता इस वायरस से बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल है और इस वजह से ये वायरस अब एक पैंडेमिक का रूप ले रहा है। अगर हमारे कुत्तों की जान बचाने के लिए कोई भी मूवमेंट खड़ा होना है तो सबसे पहले इस मिस इन्फॉर्मेशन और गुड न्यूज की पैंडेमिक से लड़ना होगा। इसको फैलाने वाले वायरस से इम्यून होना होगा। अब इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका और रेकमेंडेड तरीका। आप पूरा 131 पेज का ऑर्डर खुद ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ें। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो आपको इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं। यू कैन सेफली क्लोज दिस। लेकिन अगर फॉर वॉट एवर रीजन आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है तो आप ये वीडियो देखते रहें। हम इस ऑर्डर के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस बहुत डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा रहे और बोरिंग भी। हम कंटेंट को एंगेजिंग या फ्लैशी बनाने के लिए एनालिसिस की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, इसलिए एनालिसिस डेंस है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हो सकता है कहीं कहीं वीडियो रोक कर भी देखना पड़े। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा एफर्ट है आपके पार्ट पर, लेकिन इस मिस इन्फॉर्मेशन और गुड न्यूज पैंडेमिक में यही वो वैक्सीनेशन है जो आपको लेनी पड़ेगी। तो एनीवे, हम शुरू करते हैं। अब पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 4 तक कोर्ट अपने 7 नवंबर के ऑर्डर को डिस्कस करता है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल एरिया से डॉग्स को उठाकर वापस ना रिलीज करने की बात करी गई थी। इस ऑर्डर को देने का बैकग्राउंड और वजह समझाता है। इसके बाद पैराग्राफ 5 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 नवंबर वाले जजमेंट का रेफरेंस दिया है और उसके रेलेवेंट पोर्शंस एज इट इज लिस्ट कर दिए हैं। फिर कोर्ट कहता है कि उसके 7 नवंबर वाले ऑर्डर का मॉडिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, वेकेशन, रिकॉल और स्टे मांगते हुए एप्लीकेशंस सबमिट करे गए। कोर्ट ये भी कहता है कि 7 नवंबर वाले ऑर्डर के सपोर्ट में भी एप्लीकेशंस आए जिन्होंने इस ऑर्डर का एक्सपेंशन मांगा। अब कोर्ट पैराग्राफ 10 से 7 नवंबर वाले ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी प्रोमिनेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे उनको समराइज करता है और ये पैराग्राफ 28 तक चलता है। पैराग्राफ 29 से कोर्ट वो सारे आर्ग्यूमेंट्स समराइज करता है जो 7 नवंबर वाले ऑर्डर के फेवर में दिए गए। ये पैराग्राफ 37 तक चलता है। अब पैरा 38 से कोर्ट बोलता है कि भाई हमने दोनों पक्षों के सबमिशंस को कंसिडर करा और अब आगे हम 7 नवंबर को दिए गए ऑर्डर की लीगैलिटी, स्कोप, एफिकेसी और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस का एनालिसिस करेंगे। डिटर्मिन करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पर खरा उतरता है कि नहीं। तो सबसे पहले पैरा 39 से कोर्ट एबीसी रूल्स की इंस्टीट्यूशनल एरियाज में एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करता है। बोलता है कि ऑर्डर के अगेंस्ट जो लोग थे उनका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये था कि 7 नवंबर वाला ऑर्डर एबीसी रूल्स के रूल 11 पार्ट 19 का उल्लंघन है। एबीसी रूल्स का रूल 11 पार्ट 19 कहता है The dogs shall be released at the same place or locality from where they were captured, and the date, time and place of their release shall be recorded after their complete recovery, and the representative of the local authority or of the animal welfare organization shall accompany the team at the time of release, and from time to time the board may provide a suitable application for geotagging the location of the dogs during capture and release. आसान भाषा में बोले तो जिस प्लेस या लोकेलिटी से डॉग उठाया उस ही प्लेस या लोकेलिटी में उसको वापस छोड़ना है उसके वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन और रिकवरी के बाद। ये जो फ्रेज है ना, प्लेस और लोकेलिटी, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा खेल समझने में काम आएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम एक और सेक्शन देखेंगे एबीसी रूल्स का। ये आगे की बात समझने के लिए काफी जरूरी है और ये रूल है रूल 7। ये रूल 2 तरह के एनिमल्स को क्लासिफाई करता है सारे के सारे एबीसी रूल्स के लिए। पहली कैटेगरी विच मेक्स अप रूल 7 पार्ट 1, जहाँ लिखा है पेट एनिमल्स, डॉग्स ओन्ड एंड केप्ट इंडोर बाय इंडिविजुअल्स। दूसरी कैटेगरी विच मेक्स अप रूल 7 पार्ट 2, जहाँ लिखा है स्ट्रीट डॉग्स और कम्युनिटी ओन्ड इंडियन डॉग्स और abandoned pedigreed dogs which are homeless, living on the street
और विद इन अ गेटेड कैंपस। अब आप बस रूल 7 पार्ट 2 याद रखिएगा कि ये रूल मेंशन कर रहा है स्ट्रीट डॉग्स, कम्युनिटी डॉग्स या अबैंडन्ड पेडिग्री डॉग्स जो कि होमलेस हैं, स्ट्रीट पर रहते हैं या फिर किसी गेटेड कैंपस में रहते हैं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, होमलेस डॉग्स जो या तो स्ट्रीट पर रहते हैं या फिर किसी गेटेड कैंपस में। चलिए, ABC रूल्स के ये 2 पार्ट समझने के बाद हम कोर्ट ऑर्डर पर वापस चलते हैं। अब कोर्ट ये सवाल पूछता है कि जो डॉग्स पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, जैसे रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, बस डिपोज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, क्या वो डॉग्स ABC रूल्स के रूल 7 पार्ट 2 के अंडर आते हैं? अगर हाँ, तो उनको ABC रूल्स के रूल 11 पार्ट 19 के तहत स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद वापस वहीं रिलीज करे जाने का इंटाइटलमेंट दिया जा सकेगा। या फिर ऐसा तो नहीं कि ये पब्लिक स्पेसेस ABC रूल्स के रूल 11 पार्ट 19 में मेंशन्ड सेम प्लेस और लोकेलिटी के दायरे के बाहर आते हैं? अगर हाँ, तो ये डॉग्स रिलीज के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब आपको लगेगा कि यार इन दोनों सवालों के तो बहुत ही ऑब्वियस जवाब है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में रहने वाले डॉग्स ऑब्वियसली एक गेटेड कैंपस में रहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये डॉग्स ABC रूल्स के रूल 7 पार्ट 2 से कवर्ड हैं, राइट? एंड अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, रूल 11 पार्ट 19 में मेंशन्ड सेम प्लेस और लोकेलिटी का कोई दायरा थोड़ी ना डिफाइंड है। इसका तो ये मतलब है कि भाई जहां से डॉग उठाया था वहीं छोड़ देना है। इसमें कुछ ऐसा थोड़ी लिखा है कि X जगह से उठाया तो वहां नहीं छोड़ सकते। तो ऑफ कोर्स कोई जगह सेम प्लेस और लोकेलिटी के एम्बिट से बाहर नहीं आती। तो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पेश करे, जो डिसाइड करेंगे कि डॉग्स इन पब्लिक स्पेसेस में वापस रिलीज करे जा सकते हैं कि नहीं, उन दोनों सवालों के दोनों ही जवाब डॉग्स के फेवर में है। लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे अगर कोई पहले से मन बना ले तो लॉजिक और रीजन की कोई जगह नहीं बचती। पैराग्राफ 42 में कोर्ट कहता है कि ABC रूल्स का रूल 7 पार्ट 2 जो कि स्ट्रीट डॉग्स या कम्युनिटी ओन डॉग्स को डिफाइन करता है एज होमलेस डॉग्स जो कि या तो स्ट्रीट में रहते हों या गेटेड कैंपस में, सिर्फ एक क्लासिफिकेटरी प्रोविजन है उन डॉग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिन पर ये रूल्स अप्लाई होंगे। फिर कोर्ट कहता है कि ये रूल डॉग्स को राइट नहीं देता कि वो इन स्पेसेस में इनडेफिनेटली एग्जिस्ट करते रहें। बोले तो स्ट्रीट और गेटेड कैंपसेस पर इनडेफिनेटली एग्जिस्ट करते रहने का कोई राइट नहीं दे दिया इस रूल ने डॉग्स को। इसेंशियली एक झटके में स्ट्रीट्स या गेटेड कैंपसेस पर स्ट्रीट डॉग्स का रह पाना उनका हक नहीं, हमारा एहसान है। अच्छा अब और सुनिए, कोर्ट पैराग्राफ 43 में कहता है कि रूल 7 पार्ट 2 में जब गेटेड कैंपस फ्रेज इंक्लूड करा गया तब ये रूल बनाने वालों ने ऐसी सिचुएशन इमेजिन नहीं करी होगी जहां डॉग्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, एयरपोर्ट्स और इस तरह के बाकी प्रेमिसेस में रहने लगेंगे। क्या कमाल की बात है। जितने गेटेड कैंपस आप सोच सकते हैं सोच लीजिए, सारे के सारे सोच लीजिए, फिर आप बोलिए कि अरे ये तो गेटेड कैंपस के दायरे में आते ही नहीं। फिर कोर्ट कहता है कि पब्लिक स्पेसेस जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट्स वगैरह की जरूरत होती है कि वो स्टेराइल रहे, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस एंड इंट्रूजन्स रहे। इस बात पर हम बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आपने अपनी जिंदगी एक पत्थर के नीचे नहीं बिताई, तो आप सबको पता होगा कि इन जगहों के लिए स्टेराइल रहना कितना आवश्यक होता है। अनलेस गुटके, कूड़े और लोगों के पेशाब में स्टेरिलाइजिंग कैपेबिलिटीज हों, पब्लिक स्पेसेस हैव बीन द फार्देस्ट थिंग फ्रॉम स्टेराइल। अब हम आते हैं इस पूरे ऑर्डर की सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रेटिव जंप पर, पैराग्राफ 44। यहाँ कोर्ट मानता है कि हाँ, ABC रूल्स के रूल 11 पार्ट 19 ने मैंडेटरी कर दिया है, जिस प्लेस या लोकेलिटी से डॉग उठाओगे स्टेरिलाइजेशन के बाद वही वापस छोड़ना होगा। यहाँ तक सब ठीक। फिर कोर्ट एक सवाल उठाता है, लेकिन इस प्लेस या लोकेलिटी की बाउंड्री क्या है, ये फैलता कहाँ तक है? और अब ध्यान से देखिए कोर्ट ये बाउंड्री बनाता कैसे है। कोर्ट कहता है, देखो, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 जो ABC रूल्स का पेरेंट स्टैट्यूट है, उसमें एक शब्द डिफाइन किया गया है, स्ट्रीट। तो कोर्ट कहता है रूल 11 पार्ट 19 का प्लेस और लोकेलिटी इसी स्ट्रीट की डेफिनेशन के दायरे में रहेगा। अब एक मिनट रुकिए और इस बात को ठीक से समझिए, क्योंकि यही इस पूरे खेल की जड़ है।
रूल 11 पार्ट 19 में स्ट्रीट शब्द है ही नहीं। उसमें लिखा है सेम प्लेस और लोकेलिटी। दो शब्द, प्लेस और लोकेलिटी। तो कोर्ट कर क्या रहा है? कोर्ट एक फ्रेज प्लेस और लोकेलिटी की बाउंड्री एक बिल्कुल अलग शब्द स्ट्रीट की डेफिनेशन से बांध रहा है। जो शब्द रूल में लिखा ही नहीं, उसकी डेफिनेशन उठाकर जो फ्रेज रूल में एक्चुअली लिखा है उसको सीमित किया जा रहा है। ये ऐसा है जैसे कोई आपसे कहे दुकान से सब्जी ले आओ और फिर बोले हाँ, लेकिन दुकान का मतलब है कोई भी स्टोर जिसमें कम से कम 4 बिलिंग काउंटर हो, क्योंकि मैंने एक कानून में सुपरमार्केट शब्द की ये डेफिनेशन बनाई थी। आप कहेंगे भाई तुमने तो दुकान से लाने को कहा सब्जी, तो फिर बीच में सुपरमार्केट की डेफिनेशन कहाँ से ले रहे हो? सब्जी की दुकान तो नीचे ही है, सुपरमार्केट के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। खैर, चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। कोर्ट जिस स्ट्रीट की डेफिनेशन का सहारा ले रहा है वो आती कहाँ से है और कहती क्या है? चलिए आपको खुद दिखा देते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी कानून में डेफिनेशंस कहाँ रहती हैं। पीसीए एक्ट का सेक्शन 2 ये इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है, यानी डेफिनेशंस का। यहाँ पूरे कानून के जरूरी शब्द डिफाइन होते हैं और इसी सेक्शन 2 के पार्ट आई में स्ट्रीट की डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन कहती है, कोट, स्ट्रीट इंक्लूड्स एनी वे, रोड, लेन, स्क्वायर, कोर्ट, एली, पैसेज और ओपन स्पेस, whether a thoroughfare or not, to which the public have access। बस यही रुक जाइए। ये पहला शब्द includes, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में जब किसी डेफिनेशन में includes लिखा हो तो इसका मतलब होता है ये चीजें भी शामिल है। ये डेफिनेशन को फैलाता है, बढ़ाता है। इसका उल्टा होता means। अगर लिखा होता street means, तब मतलब होता सिर्फ और सिर्फ यही चीजें और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ लिखा है इंक्लूड्स। बोले तो ये लिस्ट को बंद नहीं करता, ये लिस्ट को खोलता है। और लॉ के जानकारों के लिए एक साइड नोट, हाँ, इंक्लूड्स सिर्फ प्राइमा फेसी एक्सपेंसिव होता है और डेफिनेशन सेक्शन में लिखा होता है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट वाला दरवाजा सिर्फ तब खुलता है जब सीधा मतलब लेने से कोई सेंस ही ना बने, ना कि जब जज को नतीजा पसंद ना आ रहा हो। यहाँ तो ओपन स्पेस टू विच द पब्लिक हैव एक्सेस का सीधा मतलब रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को कवर करता है। सब सेंसिबल है, कोई गड़बड़ नहीं। कोर्ट कॉन्टेक्स्ट के नाम पर जिस शब्द का काम है मतलब बढ़ाना, उसी से मतलब घटा रहा है। तो चलिए कोर्ट के साथ ही एक टेस्ट करते हैं। कोर्ट कह रहा है कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड्स, बस डेपोज ये सब प्लेस और लोकेलिटी से बाहर है, क्योंकि ये स्ट्रीट की डेफिनेशन में नहीं आते। अच्छा, तो डेफिनेशन लगाओ, ओपन स्पेस टू विच द पब्लिक हैव एक्सेस। रेलवे स्टेशन, क्या ये ओपन स्पेस है? बिल्कुल। क्या ये एक ऐसी जगह है जहाँ पब्लिक का एक्सेस है? बिल्कुल, उसका काम ही पब्लिक एक्सेस है। बस स्टैंड, बस डेपो, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, ये सब ओपन स्पेस है और इनका तो वजूद ही पब्लिक एक्सेस के लिए है। तो कोर्ट की अपनी लाई हुई डेफिनेशन ईमानदारी से पढ़ो तो ये सारी जगहें उस डेफिनेशन के अंदर आती हैं, बाहर नहीं। इंक्लूड्स ओपन स्पेस टू विच द पब्लिक हैव एक्सेस, ये सब उसी के अंदर आ जाते हैं। बोले तो कोर्ट जिस डेफिनेशन को इन जगहों को बाहर निकालने के लिए लाया था, वही डेफिनेशन ठीक से पढ़ी जाए तो इन जगहों को अंदर ले आती है। और एक आखिरी बात, ये स्ट्रीट शब्द पीसीए के पूरे कानून में ऑपरेटिव तरीके से सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होता है, सेक्शन 11 के क्लॉज जे में। और वो क्लॉज किस बारे में है? सुनिए। विलफुली परमिट्स एनी एनिमल ऑफ विच ही इज द ओनर टू गो एट लार्ज इन एनी स्ट्रीट while the animal is affected with contagious or infectious disease, or permits any diseased or disabled animal of which he is the owner to die in any street। बोले तो ये क्लॉज उस मालिक के बारे में है जो अपने बीमार जानवर को सड़क पर खुला छोड़ देता है। इसका स्टेरिलाइज्ड स्ट्रे डॉग्स की री रिलीज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो अब पूरी तस्वीर देखिए। कोर्ट ने किया क्या? पहला, प्लेस और लोकेलिटी को, जिसमें स्ट्रीट शब्द है ही नहीं, स्ट्रीट की डेफिनेशन से बांध दिया। दूसरा, उस डेफिनेशन का इंक्लूड्स जो फैलाता है उसको ऐसे पढ़ा जैसे वो सीमित करता हो। तीसरा, और फिर भी वो डेफिनेशन खुद इन जगहों को कवर कर रही है, इसीलिए कोर्ट को एक अलग जुगाड़ भी लगाना पड़ता है, वो गेटेड कैंपस वाला जो हमने अभी पिछले सेक्शन में देखा। एक डेफिनेशन जो रूल में है ही नहीं, एक इंक्लूड्स जिसे मीन्स बना दिया और फिर भी काम नहीं बना,
तो एक दूसरा पैच। ये साफ सुथरी लीगल रीजनिंग नहीं है, ये पहले से तय किए गए नतीजे तक पहुंचने का बहुत ही फोर्स्ड और नॉनसेंसिकल रास्ता है, जिसमें एक कंक्लूजन निकालकर पीछे का लॉजिक बाद में फिट करने की कोशिश करी गई है। और यही अब पैराग्राफ 45 में कोर्ट भी कहता है कि जब आप रूल 11 सेक्शन 19 को PCA 1960 में स्ट्रीट की डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं तो सेम प्लेस और लोकेलिटी के दायरे में प्राइवेट प्रेमिसेस, इंस्टीट्यूशनल कैंपसेस, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं आ सकते। और अगर आएंगे तो ABC रूल्स का जो ऑपरेशन है वो अपने इंटेंडेड डोमेन के बियॉन्ड एक्सटेंड हो जाएगा। और कोर्ट यहाँ नहीं रुकता। कोर्ट कहता है कि ये जो टर्म है सेम प्लेस और लोकेलिटी, उसको लिमिट करा जाए ऐसी पब्लिक स्ट्रीट्स या जगहों के लिए जहां सारी फॉलोइंग कंडीशंस मीट होती हों। ये कंडीशंस क्या है? पहले, जहां पब्लिक का अनहिंडर्ड एक्सेस है। दूसरी, जहां एनिमल मैनेजमेंट और पब्लिक इंटरैक्शन के बीच का रेगुलेटरी बैलेंस कॉन्टेम्पलेट करा गया है। तीसरी, जहां स्टैट्यूटरी स्कीम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करी जा सकती है पब्लिक सेफ्टी और इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करे बिना। तो अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही होंगी तो ये सेम प्लेस और लोकेलिटी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करा जाएगा, वरना नहीं। तो देखा आपने कैसे कानून का स्कोप बदलकर पैराग्राफ 39 में पूछे गए सवालों का वो जवाब निकाला जा चुका है जो आप सोच भी नहीं सकते थे। वो जवाब जो कुत्तों के बेसिक एग्जिस्टेंस के राइट्स छीन लेता है। और अब कोर्ट पैराग्राफ 48 में कंक्लूजन लिखता है, कहता है कि PCA 1960 और उसके अंडर बने रूल्स, नेमली ABC रूल्स, मैंडेट नहीं करते, ना ही उनकी रिक्वायरमेंट है कि डॉग्स एग्जिस्ट करना कंटिन्यू करें या उनको उठाकर वापस रिलीज करा जाए इंस्टीट्यूशनल प्रेमिसेस में और अदर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में। कोर्ट कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो डॉग्स इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस में रहते हैं और सिमिलर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, बस डिपोज, इंटरस्टेट बस टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशंस, वो डॉग्स ABC रूल्स के रूल 7 पार्ट 2 के स्कोप में नहीं आते। मैं आपको याद दिलाऊं कि ये वही रूल 7 पार्ट 2 है जो कम्युनिटी या स्ट्रीट डॉग्स को डिफाइन करता था एज होमलेस डॉग्स, जो या तो स्ट्रीट पर रहते हैं या गेटेड कैंपसेस में। इसी के साथ पैरा 49 में कोर्ट अपने 7 नवंबर 2025 को दिए गए ऑर्डर को रीइटरेट करता है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम पैरा 50 कोर्ट उन एक्टिविस्ट्स के सबमिशंस का जवाब देता है जिनका कहना था कि आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टिंग सब्सटैंटिव कानून को एक नए कानून से रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब कोर्ट इस सेक्शन में इवैल्यूएट और डिस्कस करता है अपनी पावर्स और जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कोर्ट खुद मानता है कि हाँ, आर्टिकल 142 के अंडर मिली पावर चाहे कितनी भी वाइड हो, इससे किसी बनाए गए कानून को सप्लांट यानी ओवरराइड नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो बात एप्लीकेंट्स के हक में जाती दिखती है। फिर कोर्ट पलटी मारता है और बोलता है ये कोई नॉर्मल मुकदमा नहीं बल्कि सुओ मोटो पब्लिक सेफ्टी का मामला है, जहां लोगों की जान सबसे ऊपर है। और ये कहकर अपने ही 7 नवंबर वाले ऑर्डर को नया नाम दे देता है कि हमने रूल्स ओवरराइड नहीं किए, सिर्फ उनका इम्प्लीमेंटेशन टेलर और क्लैरिफाई किया है। इसी बेस पर पैरा 62 में कोर्ट एप्लीकेंट्स का आर्टिकल 142 वाला आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर देता है कि डायरेक्शंस एग्जिस्टिंग कानून को सप्लांट या रिप्लेस नहीं बल्कि सप्लीमेंट करती हैं। अब कुछ लोगों ने और एक्टिविस्ट्स ने अपने सबमिशन में रिक्वेस्ट करा था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जिसमें म्युनिसिपल अथॉरिटीज, वेटरनरी एक्सपर्ट्स, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स और रिकॉग्नाइज्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हों और वो लोग साथ में मिलकर एक सस्टेनेबल प्लान बनाकर दें ह्यूमंस और डॉग्स के सस्टेनेबल को एग्जिस्टेंस के लिए। ये सबमिशन रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 63 में कहा कि एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क हमारे दी गई डायरेक्शंस के साथ मिलकर सफिशिएंटली क्लियर और वर्केबल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अभी और सोच विचार की जगह इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की दरकार है। अभी एक्सपर्ट कमेटी बनाने से पब्लिक सेफ्टी के अर्जेंट इश्यूज पर रेमेडियल एक्शन डिले होगा, है ना? जब हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं तो एक्सपर्ट्स को क्यों इन्वॉल्व करें? आखिर कुत्तों की जान की ही तो बात है।
उससे किसको फर्क पड़ता है? एक्टिविस्ट्स ने 7 नवंबर वाले ऑर्डर के अगेंस्ट सबमिशंस में मेंशन करा था कि इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंशियली प्रैक्टिकल नहीं है। डेटा कोट करते हुए उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ 15.5 लाख इंस्टीट्यूशंस हैं, 1.5 करोड़ डॉग्स जो इस ऑर्डर से इफेक्टेड पब्लिक स्पेसेस में आते हैं, जिनको हाउस करने के लिए इवन अज्यूमिंग 200 डॉग्स पर शेल्टर 77,000 शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे। साल का 22,000 करोड़ सिर्फ खाने पर खर्च होगा इनके। इस सबमिशन को खारिज करते हुए कोर्ट कहता है कि ये फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स ओवरस्टेटेड हैं। बेसिकली ये एक एग्जैजरेशन है। कोर्ट कहता है कि हम ये प्रीमाइस एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारी 7 नवंबर वाली डायरेक्शंस की वजह से लैंड का लार्ज स्केल एक्विजिशन करना पड़ेगा या फिर इतना सारा परमानेंट शेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। हमारी डायरेक्शंस ने तो कहा ही नहीं कि तुम नए परमानेंट फैसिलिटीज बनाओ अक्रॉस द कंट्री। इंस्टेड आपको एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इस पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। कोर्ट कहता है कि आप गौशालाओं, कैटल पाउंड्स और एनिमल शेल्टर्स जैसे फैसिलिटीज को अडेप्ट करो। कोर्ट कंक्लूड करता है कि उसके ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करके अचीव हो जाएगा, बजाय नया इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनाने के। कोई सेंस है इस बात की? लाइक, इज दिस फॉर रियल? अब हम आते हैं पैराग्राफ 71 पर। जो कोई भी स्ट्रे डॉग्स के लिए एडवोकेट करता है, चाहे वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हों, एसोसिएशंस हों या फिर इंडिविजुअल्स, कोर्ट इन सब से सवाल करता है कि जी आप लोग इन डॉग्स को पब्लिक स्पेसेस में फीड, मेंटेन और प्रोटेक्ट करना अपना राइट समझते हो, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पब्लिक को हुआ इंजरी, हार्म और डैमेज की टॉर्शंस लायबिलिटी आप एक्सेप्ट करोगे? टॉर्शंस लायबिलिटी बोले तो सिविल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां आप डैमेजेस के लिए फाइनेंशियली लायबल हो। पैराग्राफ 74 में कोर्ट कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऑपरेट करने वाला कोई भी वेलफेयर ग्रुप या स्टूडेंट बॉडी को एक एफिडेविट फाइल करना होगा विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पूरी तरह डॉग्स की लायबिलिटी लेते हुए। अगर ये एफिडेविट सबमिट नहीं होता तो वेलफेयर ग्रुप्स या स्टूडेंट बॉडीज डॉग्स को फीड और मेंटेन नहीं कर सकते। और अगर बिना एफिडेविट के कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डॉग्स की फीडिंग और मेंटेनेंस अलाउ करता है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पर एक्शन लिया जाएगा। इस बात की उतनी ही सेंस है जितनी इस बात की कि लंगर में खाना खाकर चोरी करने वाले इंसान की लायबिलिटी आप उस लंगर पर डाल दें। और इस एग्जाम्पल में तो फिर भी इंसान इन्वॉल्व है जो मैलिस और गलत इंटेंशन रखने के काबिल होते हैं। बेचारे डॉग्स इन फीलिंग्स के लिए केपेबल ही नहीं हैं। उनके किसी भी एक्शन का हमेशा एक बहुत ही सॉलिड, कॉन्क्रीट और इनोसेंट सा रीजन होता है। अब हम आते हैं पैराग्राफ 76 पर, जहां कोर्ट अपना कंक्लूजन लिखता है। कंक्लूजन सभी एक्टिविस्ट्स और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिन्होंने 7 नवंबर वाले ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी एप्लीकेशंस सबमिट करी थी। इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं, क्योंकि वही एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट्स जिन्होंने ये एप्लीकेशंस डाली थी इस ऑर्डर को बैलेंस्ड बता रहे हैं। तो पैराग्राफ 76 में सुप्रीम कोर्ट कहता है, The submissions advanced on behalf of the applicants seeking modification, clarification, vacation, recall, and / or stay of the directions contained in the order dated 7th November 2025, particularly those pertaining to the removal of stray dogs from institutional areas and the prohibition on their re-release at the some locations, are found to be devoid of merit. Accordingly, all interlocutory applications seeking modification, clarification, vacation, recall, and / or stay of the aforesaid directions stand dismissed. Basically, जिसने भी 7 नवंबर वाले ऑर्डर पर ऑब्जेक्शन सबमिट करा था, वो सब एप्लीकेशंस यहाँ डिसमिस कर दी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ने AWBI को एड्रेस करते हुए अपने 7 नवंबर के ऑर्डर में बोला था कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया शेल विद इन 4 वीक्स इशू डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डॉग बाइट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन इंस्टीट्यूशनल प्रेमिसेस, पब्लिक और प्राइवेट, including but not limited to government and private educational institutions, hospitals including district hospitals, primary health centers and medical colleges, and sports complexes or stadia, to be uniformly adopted across all states and union territories. इसी डायरेक्शन की कंप्लायंस में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 27 नवंबर 2025 को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलीज करे। एक्टिविस्ट्स और एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स ने कोर्ट को अपनी एप्लीकेशंस में कहा कि आपने तो अपना ऑर्डर सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, बस स्टैंड्स, बस डिपोज और रेलवे स्टेशंस के लिए दिया था, और ये AWBI की SOPs इसको रिलीजियस प्लेसेस, पार्क्स,
टूरिस्ट साइट्स और रिक्रिएशनल एरियाज में भी एक्सपैंड कर देते हैं। कोर्ट इसका जवाब पैराग्राफ 82 में देता है, एंड आई कोट, Having considered the aforesaid submissions, this court is unable to accede to the challenge laid to the SOPs. A careful reading of the order dated 7th November 2025 makes it abundantly clear that while this court had, illustratively, referred to certain categories of institutional areas such as educational institutions, hospitals, sports complexes, bus stands, bus depots, including interstate bus terminals and railway stations, the said enumeration was not intended to be exhaustive or restrictive in nature. The directions were issued in the context of addressing serious concerns relating to public safety in sensitive and high footfall areas. And the examples furnished therein were merely illustrative of the nature of spaces where such concerns arise. Court paragraph 83 में continue करते हुए कहता है, in that view of the matter, the inclusion of additional categories of public places such as religious sites, parks, tourist locations and other similar areas in the SOPs cannot be said to be beyond the scope of the directions issued by this court. On the contrary, such places are equally characterized by significant public access and congregation, often involving continuous and dense footfall, including by vulnerable sections such as children, elderly persons and tourists unfamiliar with local conditions, and therefore stand on a similar footing as the institutional areas expressly referred to in the order dated 7th November 2025. बेसिकली कोर्ट कहता है कि AWBI की SOPs में और भी जगहें ऐड हो जाना हमारे 7 नवंबर वाले ऑर्डर से कंप्लाई करता है। हमारे 7 नवंबर को दिए गए ऑर्डर में जगहों की लिस्ट कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं थी, बल्कि इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स थे, समझाने के लिए कि किस तरह की जगहों से डॉग्स उठाने हैं। तो जिन भी लोगों को लग रहा था कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन से ही डॉग्स उठेंगे, आप अब ये जान ले कि ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है। कंक्लूड करते हुए कोर्ट पैरा 85 में कहता है, In view of the foregoing discussion, this court finds no reason whatsoever to interfere with the standard operating procedures dated 27th November 2025 issued by the Animal Welfare Board of India in compliance with the directions of this court. The challenge laid to the SOPs, both on the ground of alleged excess of jurisdiction as well as on the basis of inconsistency with the statutory scheme, does not merit acceptance in light of the conclusions recorded herein above. Accordingly, all interlocutory applications challenging the validity of the said SOPs stand dismissed. लो जी, एक्टिविस्ट का ये सबमिशन भी उनके बाकी सभी सबमिशंस की तरह डिसमिस हो गया। चलिए अब जल्दी जल्दी कुछ और बातें देख लेते हैं जो कोर्ट ने इस ऑर्डर में कही हैं। पैराग्राफ 101 में कोर्ट कहता है, When the safety and lives of human beings are weighed against the interests and welfare of sentient beings, the constitutional balance must necessarily and unequivocally tilt in favor of the preservation and protection of human life. Basically, कि अगर ह्यूमंस की सेफ्टी को बाकी सेंटिएंट बीइंग्स के इंटरेस्ट्स और वेलफेयर के साथ तोला जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस इंसानों की तरफ झुका होना चाहिए। हम इस पर सिर्फ इतना कहेंगे कि हम हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग रहे हैं, लेकिन अब ये इंसानों का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने को बाकी सेंटिएंट बीइंग से ज्यादा जरूरी समझना, इस धरती के विनाश का इकलौता रीजन बना हुआ है और एक दिन इस धरती को किसी के लिए जीने लायक नहीं छोड़ेगा, खुद इंसानों के लिए भी नहीं। पैराग्राफ 108 पार्ट डी में कोर्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए कहता है कि इन डायरेक्शंस को उन सभी पब्लिक स्पेसेस में एक्सटेंड करे जहां हाई फुटफॉल हो। अगेन, जिस लॉजिक से AWBI SOP के चैलेंजेस को डिसमिस करा था, ये एग्जैक्ट सेम लॉजिक है। अब पैराग्राफ 108 पार्ट H में कोर्ट कहता है कि जिन इलाकों में स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन अलार्मिंग प्रोपोर्शंस तक पहुंच गई है और जहां डॉग बाइट्स या एग्रेसिव अटैक्स बार बार हो रहे हैं और पब्लिक सेफ्टी के लिए एक खतरा बन गए हैं, वहां अथॉरिटीज क्वालिफाइड वेटरनरी एक्सपर्ट्स की असेसमेंट के बाद, और ये ध्यान से सुनिए, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, लीगली परमिसिबल स्टेप्स उठा सकती हैं, इंक्लूडिंग यूथनेशिया। बोले तो कुत्तों को मारा जा सकता है। किन कुत्तों को? कोर्ट 3 कैटेगरीज देता है, रैबिट डॉग्स, इनक्योरेबली इल डॉग्स और डिमॉन्स्ट्रेबली डेंजरस या एग्रेसिव डॉग्स। अब ये बहुत ही इनएक्यूरेटली एब्सर्ड बात है। PCA एक्ट और ABC रूल्स के तहत सिर्फ इनक्योरेबली इल या मॉर्टली वोंडेड डॉग्स को ही यूथनाइज करा जा सकता है। रैबिट डॉग्स को भी यूथनाइज करना सेंस बनाता है,
लेकिन क्योंकि रैबिट डॉग्स की हैंडलिंग के लिए ऑलरेडी साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए लॉ कहता है कि उनको नेचुरल डेथ तक आइसोलेशन में रखा जाए। ना ही पीसीए में और ना ही एबीसी रूल्स में कोई भी प्रावधान है डेंजरस या एग्रेसिव डॉग्स को यूथनाइज करने का। अगर आज कोर्ट ये प्रावधान बना भी रहा है तो यहाँ कोई डेफिनेशन है ही नहीं डेंजरस या एग्रेसिव की, और ये बहुत खतरनाक है। अगर मान लो एक डॉग को कोई परेशान कर रहा है, उसकी पूंछ पकड़कर खींच रहा है और डॉग वापस उस इंसान को काट लेता है, तो क्या वो डॉग एग्रेसिव है? या फिर अगर कोई डॉग किसी को देखकर ग्राउल कर देता है तो वो एग्रेसिव है और उसको यूथनाइज कर देना चाहिए? अब इसी पैराग्राफ 108 में पार्ट आई में कोर्ट एक और बात कहता है, और ये बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट कहता है, इट इज मेड एम्फैटिकली क्लियर। बोले तो कोर्ट जोर देकर साफ करता है कि जो ऑफिशियल्स कोर्ट के इन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, पंचायती राज, लोकल बॉडीज, स्टेट के डिपार्टमेंट्स, ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस और पर्संस इन चार्ज ऑफ ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस, दैट इज स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब लोग जब ये कोर्ट के आदेश को गुड फेथ में नियत साफ रखकर लागू करें तो उन्हें कोर्ट ड्यू प्रोटेक्शन मिलेगी। अब भाई किस चीज से प्रोटेक्शन मिलेगी इन्हें? कोर्ट आगे लिखता है, नो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्रिमिनल कंप्लेनेंट और कोर्सिव प्रोसीडिंग शैल ऑर्डिनरी बी इनिशिएटेड इन ऑफिशियल्स के खिलाफ। बोले तो इन ऑफिशियल्स के खिलाफ ना एफआईआर दर्ज होगी, ना क्रिमिनल कंप्लेंट, ना कोई कोर्सिव एक्शन, जब तक वो कोर्ट के आदेश को गुड फेथ में लागू कर रहे हैं। एक्सेप्शन सिर्फ 3। अगर कोई साबित कर दे कि उनकी नीयत खराब थी, माला फिडेस, या उन्होंने अपनी ताकत का ग्रॉस अब्यूज किया, या फिर वो कोर्ट के डायरेक्शन से होली डिहॉर्स यानी बिल्कुल बाहर जाकर कुछ कर गए, और तो और ऑफिशियल्स को कंप्लेंट से बचाने के लिए हाईकोर्ट को इंस्ट्रक्ट करा है कि फ्रिवलस, वेक्सेशियस और मैलिशियस कंप्लेंट्स को कहकर रद्द कर दिया जाए। अब आप सोचिए, एज लॉन्ग एज कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ऑफिशियल्स को पूरी इम्यूनिटी है। कोई कहे ये डॉग तो अग्रेसिव था ही नहीं, इसको क्यों मारा? ऑफिशियल कैन नाउ सिंपली से नहीं, डेमोन्स्ट्रेबली अग्रेसिव था, एंड दैट्स द एंड ऑफ डिस्कशन। आप एफआईआर या कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। जरा ध्यान से देखिए इस पूरे ऑर्डर का डिजाइन। कानून की पनिशमेंट अब उस तरफ घूम गई है जो कुत्तों की देखभाल करता है, और कानून की इम्यूनिटी उसको मिल गई है जो कुत्तों को हटाता है। एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ ढाल, और दोनों एक ही ऑर्डर में एक ही दिन। अब कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस ऑर्डर के कंप्लायंस की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी हाई कोर्ट्स को दी जा रही है, जिससे ओवरसाइट ज्यादा एफिशिएंट रहे। पैराग्राफ 111 के सेक्शन डी में हाई कोर्ट्स को एम्पावर करते हुए कोर्ट कहता है, द jurisdictional high courts, while undertaking the monitoring exercise in terms of the present order, shall be fully empowered to take appropriate action, including initiation of contempt proceedings against the erring officials responsible for non-compliance, inaction, or willful disregard of the directions issued by this court. Essentially, कोई भी official इस court order को disregard करता है या implementation के लिए action नहीं लेता, in general किसी तरह comply नहीं करता, तो हाई कोर्ट्स को एम्पावर करा गया है ऐसे ऑफिशियल्स पर एक्शन लेने के लिए। कुछ लोग जो बोल रहे थे कि हाई कोर्ट्स डॉग्स का ध्यान रखेंगे, उनका होपफुली समझ आ गया होगा कि हाई कोर्ट्स डॉग्स के राइट्स को नहीं, इस कोर्ट के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये ऑर्डर इनसाइड आउट समझ आया होगा। जो एक्टिविस्ट और एनिमल वेलफेयर कम्युनिटी के लोग अभी भी इसको बैलेंस्ड ऑर्डर या अच्छा ऑर्डर बोल रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं, अपनी विन दिखाने के लिए इसके बारे में उल्टे सीधे ऊट पटांग झूठ बोल रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो कुछ घंटे निकालकर ये ऑर्डर लाइन बाय लाइन पूरे 131 पेजेस पढ़ लें। और अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो हमने अपनी रिसर्च में इस ऑर्डर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स एनोटेट करे हैं, हम उसकी स्कैन कॉपी दे देंगे। अगर पढ़ने से बिल्कुल ही एलर्जी है तो ये वीडियो देख लें। बस ये झूठे और डॉग्स को धोखा देने वाले नैरेटिव्स फैलाना बंद करें, और जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो समझें कि ये लोग जानवरों के कॉज के साथ धोखा कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। अगर आप एज एन एनिमल लवर इस कम्युनिटी के गद्दारों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों बार धोखा देने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, तो आप भी फिर प्रॉब्लम का पार्ट है, और हमारे देश में जानवरों का भविष्य अंधेरे में है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।